एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये वीडियो साइंस क्विज़ का है जो रेलवे में पूछे जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन NCERT से ही है, क्योंकि रेलवे में साइंस NCERT से ही पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो में कोई कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में साइंस से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप जो भी स्कोर करेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार क्या है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ द्रव्यमान दे दिया गया है, जिसको मास भी हम लोग बोलते हैं, और यहाँ द्रव्यमान और भार में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बेसिक बात करें तो बेसिक बात हम लोग को ये पता है कि द्रव्यमान जो होती है वो कभी भी बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती है। यानी अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो वो कहीं पर भी अगर रख देंगे तो हम लोग उसका द्रव्यमान उसका चेंज नहीं होगा। चेंज होता है तो क्या होता है, उसका भार चेंज होता है। जैसा कि भार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भार को बल के रूप में भी देखा जाता है, और बल का फॉर्मूला होता है mg। mg का मतलब होता है कि m का मतलब होता है मास और g का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। तो जैसा कि मास हम लोग को दे दिया गया है, अब गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर गुरुत्व का मान निकालना है, और ये जो गुरुत्व है ये पृथ्वी का गुरुत्व को लेकर चलना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्व कभी कभी 10 ले लिया जाता है तो कभी 9.8। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन को देख के भी इसका आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन सी 10 न्यूटन ये कभी नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि अभी अगर हम लोग बात किए कि यहाँ पर 10 केजी द्रव्यमान जो होता है वो कभी बदलता नहीं है, लेकिन यहाँ भार पूछा है, इसके लिए यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं होगा। और जैसा कि हम लोग बात किए कि छोटा जी यानी गुरुत्व का जो मान है वो 9.8 और 10 दोनों ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर 9.8 लिया गया है। तो 9.8 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो गया? 98 न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 98 न्यूटन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी, जी का मतलब होता है गुरुत्व, जो कि पृथ्वी का निकाला गया है। छोटा जी के मान के बारे में बताइए, यानी गुरुत्व के मान के बारे में बताइए। ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। ऑप्शन बी विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुव पर कम होता है। ऑप्शन सी नियत रहता है। ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो गुरुत्व के बारे में अगर हम लोग को थोड़ी बहुत जानकारी है तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत ही दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी उसको ठीक उल्टा कर दीजिए। विषुवत रेखा पर अधिक नहीं, विषुवत रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर अधिक होता है। नियत रहता है ये भी कोई ऑप्शन इसमें से होगा नहीं, क्योंकि हम लोग जैसे कि जान गए कि विषुवत रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर अधिक होता है। तो ये पृथ्वी का दो
हिस्सों का नाम है। और जैसे कि हम लोग कम और अधिक के बारे में जान गए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि नियत तो रहता नहीं है। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने की ओर बढ़ता नहीं, घटता है। अगर यहाँ ऑप्शन घटता है तो ये भी ऑप्शन सही रहता है, लेकिन यहाँ बढ़ता है, तो यहाँ बढ़ता है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके जगह पे क्या होगा, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ है? ये क्वेश्चन ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ है? इस क्वेश्चन को देरी ना करते हुए आंसर दे दिया जाए, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाले तत्वों की पहचान करें। 2-6 वाले तत्वों की पहचान करें। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ देना है। 2 और 6 इज इक्वल टू 8। और 8 किसी तत्व, कौन सा तत्व का संख्या है? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व है। सभी एसिड के लिए आम तत्व है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप लोगों को कोई अम्ल का फॉर्मूला अगर याद है, 1 2 3, कोई भी दो दो भी अगर याद है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उस फॉर्मूला में आप लोगों को कॉमन निकालना है कि उस फॉर्मूला में आप लोगों को कॉमन क्या निकलता है। तो उस फॉर्मूला में कॉमन आपको क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन। क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने का मतलब यही होता है कि आप अम्ल के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि बोला जा रहा है कि प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है। ऑप्शन सी, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिनमें स्वाद नमकीन होता है। ऑप्शन सी को देखते हुए आप इसका आंसर कर देंगे, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होता है वो प्रबल अम्ल के बारे में कथन गलत है। अगर ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, यानी ए, बी और डी इस क्वेश्चन में प्रबल अम्ल के बारे में सही जानकारी दिया गया है। तो प्रबल अम्ल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि प्रबल अम्ल जो होता है वो अन्य पदार्थ जैसे कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करते हैं। ऑप्शन बी में भी दिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये तीनों का तीनों ही प्रबल एसिड में आते हैं। और ऑप्शन डी, सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। ये भी ऑप्शन जो होती है वो प्रबल अम्ल के बारे में एक सही जानकारी दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप लोग एनसीईआरटी के कार्बन का चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तो इस क्वेश्चन को झट से आंसर आप लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन है, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होना चाहिए? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद नहीं है? दोस्तों, यहाँ सह उत्पाद का मतलब ये हो जाता है
कि एक साबुन की तरह ही काम करने वाला वस्तु। आइसोप्रेन नहीं होगा, ब्यूटेन नहीं होगा, ग्लिसरीन ग्लिसरीन इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक ऐसा पदार्थ है जो कि साबुन की तरह ही वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है? ये भी क्वेश्चन कार्बन का चैप्टर से ही है। अगर ये क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी देखेंगे तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में ही क्लोरो वर्ड को छुपा गया है। तो क्लोरो वर्ड को छुपा गया यानी इस सूत्र में क्लोरीन का होना जरूरी है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में आंसर तो नहीं होगा। अब बचा क्या है? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रेलवे में पूछा जा चुका है और साथ ही साथ एसएससी में भी पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? सिलिका। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो आज की हमारे इस वीडियो का 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग 10 में से अच्छा स्कोर कर लिए होंगे। आप लोगों ने जो भी स्कोर किए होंगे वो कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।